जरूरी है ये। साक्ष्य के जो भी नियम हैं, रूल ऑफ एविडेंस जो भी हैं, उनको अमेंड करने के लिए, उन्हें डिफाइन करने के लिए, उन्हें कंसोलिडेट करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, संशोधित करने के लिए और समेकित करने के लिए ये एविडेंस एक्ट लाया गया। किसको परिभाषित करने के लिए, किसको संशोधित करने के लिए, किसको समेकित करने के लिए? बताया ना कि साक्ष्य से संबंधित नियमों को संशोधित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, समेकित करने के लिए ये एविडेंस एक्ट बनाया गया है। पहले मुझे ये बताओ, डिफाइन करने का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइन? डिफाइन का क्या मतलब है? डिफाइन का मतलब है टू क्रिएट सम न्यू रूल्स ऑफ एविडेंस। टू क्रिएट सम न्यू रूल्स ऑफ एविडेंस। साक्ष्य से जुड़े हुए कुछ नए नियम सृजित करना या बनाना। साक्ष्य से जुड़े हुए कुछ नए नियम को बनाना, डिफाइन करना। ठीक है। अमेंड करने का क्या मतलब है? अमेंड करने का मतलब है टू अपडेट द रूल ऑफ एविडेंस। साक्ष्य के नियमों को अद्यतन करने के लिए, अपडेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। बहुत से साक्ष्य के नियम थे जो पुराने हो गए थे, अब उन्हें अपडेट करने के लिए ये कानून बनाया गया है। कंसोलिडेट का क्या मतलब है? समेकित करने से क्या मतलब है? साक्ष्य के नियमों को समेकित करने के लिए ये एक्ट लाया गया ना, तो समेकित करने से क्या मतलब है? समेकित करने से मतलब ये है कि इस एक्ट के पहले जो भी रूल्स थे, वो रूल्स इधर उधर बिखरे हुए थे, एक जगह नहीं थे। उन्हीं रूल्स को, जो बिखरे हुए थे, जो एक जगह नहीं थे, उनको उनको एक जगह ला करके रख दिया गया। उनको इस किताब में ला करके एक जगह रख दिया गया। समेकित करना, कंसोलिडेट करना। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या सारे रूल समेकित हो गए हैं क्या? ये एविडेंस एक्ट नहीं जब तक था, यानी 1872 के पहले कैसे काम चल रहा था? काम कैसे चल रहा था? काम तब भी तो चल रहा था, अदालतें तो तभी भी थी, निर्णय तब भी दिए जाते थे, चलते तो थे। लेकिन लेकिन वो कॉमन सेंस से चलते थे, कॉमन सेंस से। आपको पता होगा कि जो टॉर्ट है, अपकृत्य विधि जो है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है, ये कोडिफाइड नहीं है। उसी तरह से एविडेंस एक्ट भी कोडिफाइड नहीं था। काम चल रहा था किसी तरह से काम चल रहा था। तो क्या साक्ष्य से रिलेटेड जो सारे नियम हैं, सारे कानून हैं, वो सब एविडेंस एक्ट में कंसोलिडेट कर लिया गया है? इस क्वेश्चन को लिख लो। क्या साक्ष्य से रिलेटेड सारे नियमों को द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में समेकित कर लिया है? इसी क्वेश्चन को दूसरे अर्थों में लिखो, भाषा बदल जा रही है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियन एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव है? whether
whether this Indian Evidence Act is exhaustive, अर्थात क्या क्या यह अधिनियम अपने में संपूर्ण है, अपने में संपूर्ण है। आंसर है नहीं, नहीं, संपूर्ण नहीं है। अभी भी कुछ रूल्स हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट के बाहर हैं। एविडेंस से रिलेटेड अभी भी कुछ रूल्स हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट के बाहर है, उनको इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं रखा गया। दैट्स वाई दिस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज नॉट एग्जॉस्टिव। अपने में संपूर्ण नहीं है, अपने में संपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताओ कहां है वो रूल्स जो इंडियन एविडेंस एक्ट के बाहर है। एविडेंस से रिलेटेड सारे रूल्स इसमें रख दिए गए, लेकिन कुछ रूल्स अभी भी बाहर हैं। कहां हैं वो स्थान, मुझे बताओ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 जाकर के पढ़ो। वहां पे भी साक्ष्य से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। उनको होना चाहिए था इंडियन एविडेंस एक्ट में, लेकिन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और भी है, ये तो हमने सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया। और भी जगह है जहां पे एविडेंस से रिलेटेड रूल्स एविडेंस एक्ट के बाहर है। इसीलिए कहा ना, ये इंडियन एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। यहां तक किसी को कोई डाउट? सर नो सर। इन वर्ड्स का मतलब समझ लेना, नोट कर लो इनको। पहला अमेंड, दूसरा डिफाइन, तीसरा कंसोलिडेट। इन 3 वर्ड्स का मतलब समझ लेना। डिफाइन का मतलब होता है टू क्रिएट सम न्यू रूल्स ऑफ एविडेंस। अमेंड का मतलब होता है टू अपडेट द रूल्स ऑफ एविडेंस। और थर्ड कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का क्या मतलब है? कंसोलिडेट का मतलब टू कलेक्ट ऑल द रूल्स ऑफ एविडेंस, टू कलेक्ट ऑल द रूल्स ऑफ एविडेंस। साक्ष्य से रिलेटेड सभी नियमों को क्या करना? कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। बिखरे हुए थे सब, इन सबको इकट्ठा करके एक माला में पिरो दिया गया। अच्छा, इस माला को किसने तैयार किया था? किसने पिरोया था इसको? यानी यूं कहा जाए कि इंडियन एविडेंस एक्ट को कौन बनाया, इसकी ड्राफ्टिंग किसने तैयार की? कल मैंने बताया था इसको सर जेम्स स्टेफन ने बनाया था। ठीक है, सर जेम्स स्टेफन ने बनाया था। अब एक दूसरा पॉइंट नोट करते हुए चलना, सारी चीजों को नोट करते हुए चलना है। तो रिवीजन क्लास ये, हमें स्पीड में चलना चाहिए, क्योंकि मुझे 2 दिन में ही 90 सेक्शन कंप्लीट करने। लेकिन मेरी आदत खराब है, मैं बहुत डीप पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं। चलो एक पॉइंट और लिखो, whether the Indian Evidence Act is lex fori। क्या ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेक्स फोरी है क्या? लेक्स फोरी का क्या मतलब है, पहले तो ये समझ लो, उसके बाद आंसर देना। लेक्स फोरी क्या है? लेक्स फोरी का मतलब, ये लैटिन वर्ड है।
लैटिन वर्ड है ये। लेक्स फोरी का क्या मतलब है? लेक्स फोरी का मतलब है, लेक्स मीन्स होता है लॉ, और फोरी मतलब होता है फोरम, और फोरम का मतलब होता है प्लेस। क्या क्या ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लेक्स फोरी है? यानी यानी क्या यह किसी स्थानीय या स्थान से रिलेटेड विधि है क्या? यह किसी फोरम की विधि है क्या? इसका आंसर समझने के लिए आपको आपको एक केस स्टडी करना होगा। इस केस में जो जज साहब थे, अच्छा उनका नाम था जस्टिस बेंगामिन। ये हाउस ऑफ कॉमन्स का जजमेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स का। जस्टिस बेंगामिन ने बताया, इसीलिए इसको बेंगामिन प्रिंसिपल कहा जाता है। जस्टिस बेंगामिन ने बताया कि पार्टी कहां के हैं इससे मतलब नहीं है, पक्षकार कहां के हैं इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि कोर्ट कहां पर इस्टेब्लिश्ड है। जहां पर कोर्ट इस्टेब्लिश्ड है वहीं का कानून लागू होगा। पार्टी तो अमेरिका के हैं, ब्रिटेन के हैं, तो क्या अमेरिका और ब्रिटेन का कानून लागू होगा क्या? नहीं, जहां पर अदालत है वहां का कानून लागू होगा। इसी को लेक्स फोरी कहते हैं, लॉ ऑफ द फोरम। तो हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, इसको दिमाग में रखना। लेक्स फोरी, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। देखो, लेक्स का क्या मतलब होता है? लेक्स का मतलब होता है लॉ। कोई मुझे एलएलबी का फुल फॉर्म बताएगा क्या? एलएलबी का फुल फॉर्म? लीगल लॉ बताओ। लीगम लॉ बैकलरेस। तो ये जो वर्ड है ये लैटिन है, लेक्स लेक्स लोसाई बैचलरिस्ट कहते हैं इसको। लेक्स मीन्स होता है लॉ, लोसाई मीन्स होता है लोकल, और बैचलरिस्ट मीन्स होता है ग्रेजुएशन। लेक्स लोसाई बैचलरिस्ट, ये लैटिन वर्ड है। लेक्स मीन्स होता है लॉ, लोसाई मीन्स होता है LOCI, लोसाई मीन्स होता है लोकल, और बैचलरिस्ट मीन्स होता है बैचलर। तो स्थानीय विधि में स्नातक की डिग्री को ही LLB कहा जाता है। लेक्स मीन्स लॉ। एक होता है रेक्स, REX, रेक्स मीन्स होता है किंग। और इसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है रेजिना, REGINA, रेजिना का क्या मतलब है? क्वीन। जैसे आपने कहा रेक्स मीन्स किंग होता है, तो रेजिना का मतलब क्वीन होता है, रानी।
क्वीन। छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो। एक केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट यह प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। इस केस को लिख लो, इस केस को लिखो। रामजस वर्सेस सुरेंद्रनाथ, रामजस वर्सेस सुरेंद्रनाथ 1980। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इसमें जस्टिस हर्ष स्वरूप थे, इन्होंने कहा कि जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है ये प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है भाई, सब्सटेंटिव नहीं है। लेकिन इसका चैप्टर 8, चैप्टर 8 ये सब्सटेंटिव नेचर का है। इसको छोड़ के बाकी पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोसीजरल है, प्रक्रियात्मक है, ये प्रक्रियात्मक है। ठीक है। एक केस और है, उस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट यह एक स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ है। केस का नाम लिखो, राम नरेश वर्सेस एम्परर 1939 इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ना कि ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है आपका, ये स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ है। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, लिखो जरा उसको। क्वेश्चन, कैन a court admit an evidence, can a court admit an evidence which is not admissible, which has not been made admissible, which has not been made admissible under the Indian Evidence Act? क्या लिखा आपने? रुखसार? जी सर। Can a court admit an evidence which has not been made admissible under Indian Evidence Act? इंडियन एविडेंस एक्ट ने जिस एविडेंस को एडमिसिबल नहीं बनाया है, क्या कोर्ट उसे भी एडमिट कर सकती है? जिस एविडेंस को इंडियन एविडेंस एक्ट ने एडमिसिबल तो नहीं बनाया है, तो क्या कोर्ट उसे भी एडमिट कर सकती है? इस क्वेश्चन का आंसर प्रीवी काउंसिल ने एक जजमेंट में दिया, वो जजमेंट लिखो।
पहले केस का साइटेशन लिख लो। शिरीष चंद्र नंदी वर्सेस आर नंदी। शिरीष चंद्र नंदी वर्सेस आर नंदी वर्सेस आर नंदी। इस केस में प्रीवी काउंसिल ने आपके इस प्रश्न का जवाब दिया था। प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को समझ लो, प्रश्न को पहले समझ लो। प्रश्न ये कह रहा है कि कैन अ कोर्ट एडमिट एन एविडेंस व्हिच हैज नॉट बीन मेड एडमिसिबल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। साक्ष्य विधि के अंतर्गत जिस साक्ष्य को ग्राह्य नहीं बनाया गया है, क्या न्यायालय उसे भी ग्राह्य कर सकती है, स्वीकार कर सकती है, ग्रहण कर सकती है? इसका जवाब इस केस में प्रीवी काउंसिल ने दिया। कहा नो, नहीं कर सकते। Not even on the following ground. No, comma, not even the following ground. नहीं कर सकता। Not even on the following ground. 1, 2 करके लिखो। First, interest of justice. And second, as ascertainment of truth. As ascertainment of truth. बस क्या जवाब आपको मिला? आपके प्रश्न का क्या जवाब मिला? आपका प्रश्न यही था ना कि क्या न्यायालय उस साक्ष्य को भी ग्रहण कर सकती है जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट ने एडमिसिबल नहीं बनाया है? क्या उसे भी कोर्ट एडमिट कर सकती है? प्रीवी काउंसिल ने कहा कि नहीं कर सकती। यहां तक कि न्याय के हित में भी नहीं कर सकती है, सच का पता लगाने के लिए भी नहीं कर सकती है। नो, नॉट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और ascertainment ऑफ ट्रूथ। सच का पता लगाने के लिए और न्याय हित में भी वो उस साक्ष्य को ग्रहण नहीं कर सकती है जिसको ग्रहण करने योग्य इंडियन एविडेंस एक्ट ने नहीं बनाया। मतलब प्रीवी काउंसिल ने कहा ना कि इंडियन एविडेंस एक्ट ने जिसको एडमिसिबल बनाया है बस आप उसी को एडमिट करिए। आप राजा और नवाब की कोर्ट नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ है। तो जब लॉ ने ही कह दिया कि ये एविडेंस एडमिसिबल नहीं है तो आप एडमिट मत करिए। क्या इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में भी एडमिट नहीं करेंगे? नहीं। सच का पता लगाने के लिए भी नहीं करेंगे? नहीं, आपको नहीं कर, मना कर। तक समझ में आया आप लोगों को? जी सर। यस सर। हाँ, प्रीवी काउंसिल ने कहा कि सच का पता लगाना है तो आप विधि द्वारा निर्धारित मर्यादाओं के अधीन रहते हुए सच का पता लगाइए। उन मर्यादाओं को, उन परिसीमाओं को आप लांघने का प्रयास मत करिए जो विधि ने आपके लिए बना रखी है। कानून के बियॉन्ड जाकर के सच का पता लगाएंगे आप? नहीं, हम नहीं लगाने देंगे ना आपको, मना कर दिया गया।
कैन अ कोर्ट admit an evidence which has not been made admissible under the Indian Evidence Act? Answer है no. Not on the following ground: interest of justice, ascertainment of truth. सच का पता लगाने के लिए और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में भी नहीं कर सकते, मना कर दिया है ना। सच का पता लगाइए तो विधि द्वारा निर्धारित जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के भीतर रह के, आप पैरामीटर्स के बाहर मत जाइए। क्यों भाई? आप कोर्ट ऑफ लॉ हो, लॉ ने ही आपको मना कर दिया है, लॉ ने ही आपको मना कर दिया। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद अब शुरू करिए सेक्शन 1। क्या कह रहा है सेक्शन 1 भाई? सेक्शन 1 क्या कह रहा है? सेक्शन 1 कह रहा है ना कि इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है, संक्षिप्त नाम क्या है, शॉर्ट टाइटल इस एक्ट का, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 167 सेक्शंस हैं। इस एक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है? इसका शॉर्ट टाइटल है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अच्छा, शॉर्ट टाइटल है, कुछ लॉन्ग टाइटल भी होता है क्या? हाँ होता है ना, लॉन्ग टाइटल भी होता है। कोई मुझे बताएगा लॉन्ग टाइटल कहाँ है इसका? एनीवन? चलो मैं बताता हूं। किसी भी एक्ट का शॉर्ट टाइटल तो आपको अपरेंट दिख जाएगा, पहले या दूसरे सेक्शन में ही दिया रहता है। संविधान का भी शॉर्ट टाइटल है, लेकिन पहले और दूसरे आर्टिकल में नहीं है। वो आर्टिकल कौन सा है जिसमें संविधान के शॉर्ट टाइटल के बारे में बताया गया? 393 में, आर्टिकल 393 में संविधान का शॉर्ट टाइटल है। मुझे बताओ ना लॉन्ग टाइटल कहां है? किसी भी एक्ट का, किसी भी कानून का लॉन्ग टाइटल उसका प्रियम्बल, उसकी उद्देशिका होती है। इसकी भी उद्देशिका है, हम लोग अभी भी पढ़े हैं। क्या है उद्देशिका? यही है ना कि साक्ष्य से रिलेटेड सभी नियमों को डिफाइन, अमेंड, कंसोलिडेट करने के लिए यह बनाया गया है। हाँ, यही इसका लॉन्ग टाइटल है। चलिए, शॉर्ट टाइटल आपने जान लिया। इसका शॉर्ट टाइटल है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। ठीक है, 1 सितंबर 1872 को ये जो है नोटिफाइड हुआ था गजट में। इसी डेट को हम इन्फोर्समेंट की डेट इसको कहते हैं। हाँ ठीक है, सेक्शन 1 में और क्या बताया गया है? सेक्शन 1 में बताया गया है कि इसका एक्सटेंट कहां कहां तक है, ये एप्लीकेबल है कहां और कहां एप्लीकेबल नहीं है, ये भी बता दिया। बैरेक्ट को देखते चलो और पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए चलो। ये इंडियन एविडेंस एक्ट कहां लागू होता है पहले ये देख लो, फिर उसके बाद बताएंगे कहां लागू नहीं होता है। नोट करते हुए चलो, कहां लागू होता है। पहला, द होल ऑफ द इंडिया, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में यह इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सटेंड कर रहा है, लागू होता है।
और कहां लागू होता है? दूसरा, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, सभी न्यायिक कार्यवाहियों में ये लागू होता है, सभी। तीसरा, कोर्ट मार्शियल, सेना न्यायालयों पर भी ये लागू होता है, संपूर्ण भारत क्षेत्र में लागू होता है, सभी न्यायिक कार्यवाहियों में लागू होता है, सेना न्यायालयों पर भी लागू होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कहां लागू नहीं होता है, तो उसको भी लिख लो ना। कुछ कोर्ट मार्शल्स हैं जिस पर ये इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, वहां एक्सटेंड नहीं करता ये। कौन से सेना न्यायालय हैं भाई? कौन से सेना न्यायालय हैं? लगभग सभी सेना न्यायालयों पर तो ये लागू होता है, लेकिन कुछ सेना न्यायालय हैं, कोर्ट मार्शल्स हैं, हाँ, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। कौन से कोर्ट मार्शल हैं? ये 4 एक्ट हैं, 4 अधिनियम हैं। इन 4 अधिनियम के अंतर्गत गठित सेना न्यायालयों पर यह इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। ये 4 एक्ट हैं, इनको नोट कर लो। ये इंडियन आर्मी एक्ट है, इंडियन आर्मी एक्ट है, इंडियन नेवी एक्ट है, इंडियन एयरफोर्स एक्ट है, और ये नेवी डिसिप्लिन एक्ट है। ये 4 एक्ट हैं, आपके बेयर एक्ट में ही लिखा होगा। हाँ, वो इस एक्ट के अंतर्गत जो सेना न्यायालय स्टैब्लिश्ड है, उनमें उन पर ये इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। ठीक है, सामान्य नियम तो यही है ना कि जनरल जो जो कोर्ट मार्शल्स हैं, जो सेना है, सेना न्यायालय है, उस पर लागू होता है। लेकिन ये अपवाद स्वरूप है कि कुछ सेना न्यायालय हैं जिन पर ये इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। और कहां एप्लीकेबल नहीं है? ये इंडियन एविडेंस एक्ट एफिडेविट पर भी नहीं लागू होता, एफिडेविट पर, शपथ पत्र पर भी लागू नहीं होता, शपथ पत्र पर भी लागू नहीं होता है। ठीक है, शपथ पत्र पर भी लागू नहीं होता है। और कहां लागू नहीं होता? ऑर्बिट्रेटर, ऑर्बिट्रेटर, ऑर्बिट्रेटर के समक्ष जो कार्यवाही हो रही है, जो प्रोसीडिंग चल रही है, हाँ, उसमें भी नहीं लागू। ऑर्बिट्रेटर को कोर्ट्स माना ही नहीं गया है, वो कोर्ट्स नहीं है, इसलिए वहां इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं। तो बस इतना ही था, कहां लागू होता है, कहां लागू नहीं होता है। कहां पे लागू होता है? द होल ऑफ द इंडिया, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स। कहां लागू नहीं होता है? कुछ कोर्ट मार्शल्स है जहां पे लागू नहीं होता, एफिडेविट पर लागू नहीं होता। ऑर्बिट्रेटर के समक्ष कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें भी लागू नहीं होता। ठीक है, ठीक है। सेक्शन 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। No, sir. नो सर। अब सेक्शन 2 में आ जाते हैं। सेक्शन 2, लेकिन वो तो निकाल दिया गया है, वो रिपील्ड है। कब निकाला गया है? 1938 में निकाला गया है। अच्छा, इत्तेफाक देखो, वो भी 1938 का एक्ट नंबर 1 है, एक्ट नंबर 1। अच्छा, एक्ट नंबर 1 क्यों दिया जाता है भाई? एक्ट नंबर 2 क्यों दिया जाता है? एक्ट नंबर 3 क्यों दिया जाता है? ये कैसे दिया जाता है? कौन देता है ये? देखो, हमने कहा ना, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है। मतलब 1872 में ये पहला एक्ट था जो
गवर्नर जनरल के पास दस्तखत करने के लिए गया था, उसके बाद भी कोई कानून बना होगा ना, हाँ तो वो एक्ट नंबर 2 होगा। उसके बाद कोई कानून बना होगा, हाँ तो वो एक्ट नंबर 3 होगा। इसी तरह से ये एक्ट नंबर पढ़ते हैं, जो पहले बना है उस हिसाब से उसको नंबर दे दिया जाता है। कोई कानून दिसंबर में बना एकदम लास्ट में, हाँ तो उसको उसी हिसाब से नंबर दिया जाएगा। उसी तरह से आईपीसी है ना, वो 45 है, एक्ट नंबर 45 ही है ना। पता है किसी को? आईपीसी का एक्ट नंबर क्या है? किसी को नहीं पता? अरे सांप सूंघ गया क्या तुम लोगों को? नो सर, नहीं पता है सर। सर डायरेक्ट है पास में या नहीं है? है सर। तो देखने के लिए क्या मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? सर 1908 है सर। 1908 बेटा, एक्ट नंबर आप सीपीसी का बता रहे हो क्या? 1908? यस सर। मैं आईपीसी का कह रहा हूं, एक्ट नंबर बताओ। आईपीसी का एक्ट नंबर बताओ। आईपीसी का 1872। सर 1860 आईपीसी गलत नंबर 45 है या नहीं है? एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। सर आईपीसी का 1860 है सर। बेटा हम ईयर नहीं पूछ रहे हैं, हम एक्ट नंबर पूछ रहे हैं। हमें सन हाँ, मत सर। बताओ। गूगल पे दिखा रहा है सर 45 है। हाँ, सीपीसी का एक्ट नंबर कितना है? वो तो 5 है, एक्ट नंबर 5 है वो। सर सवाल नहीं समझ पाए सर, क्या है सर 45? तुम्हारा नाम बलराम है, एकदम नाम के अनुरूप तुम हो अपने। जिसके पास बल होता है ना, उसके पास बुद्धि नहीं होती है। इतने देर से मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक्ट नंबर होता है। मैं सीपीसी आपको पढ़ा रहा हूं, तो सीपीसी का जब पहला पेज खोलोगे तो वहीं पे ही लिखा हुआ है, प्रियम्बल के ठीक ऊपर, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1808, सॉरी 1908। यस सर लिखा हुआ है। उसी तरह से आईपीसी में जाओगे तो उसके भी प्रियम्बल के ठीक ऊपर लिखा हुआ है 45 ऑफ 1860। एविडेंस में जाओगे तो एविडेंस में भी उसके प्रियम्बल के ठीक ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 है। यस सर है। सर चलो अब वापस आ जाओ सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 क्या कह रहा है? सेक्शन 2 कह रहा है ना कि उसको 1938 में ही रिपील कर दिया गया। सेक्शन 2 को, हाँ सेक्शन 2 को ही नहीं, इस एक्ट में एक शेड्यूल भी था, उसको भी निकाल दिया। सेक्शन 2 को ही नहीं निकाला, शेड्यूल को भी निकाल दिया। ठीक है, सेक्शन 2 को पढ़ना नहीं है, बस इतना आप जान लो
कि 1938 में सेक्शन 2 को और उसके साथ साथ शेड्यूल को बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, 3 में आ जाओ, सेक्शन 3, ये तो डेफिनेशन क्लास है। हाँ, ये परिभाषा खंड है, ये निर्वचन खंड है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन क्लास होता है, जो डिफिनेशन क्लास होता है, वह उस एक्ट का डिक्शनरी है। डिक्शनरी, शब्दकोश। इंटरप्रिटेशन क्लास को उस एक्ट का डिक्शनरी कहा जाता है। ठीक है, तो उस डिक्शनरी को पढ़ लेते। इस डिक्शनरी में यानी सेक्शन 3 में, इस निर्वचन खंड में कुल 10 टर्म्स हैं। 10 टर्म्स, 10 शब्द हैं, इनको डिफाइन किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म है, इनको डिफाइन किया गया है। यही 10 हमें पढ़ने हैं। 10 टर्म। पहला है कोर्ट। न्यायालय क्या है भाई? न्यायालय का क्या मतलब है? न्यायालय का मतलब है ये तीन कौन है? ऑल द जजेस, ऑल द मजिस्ट्रेट्स एंड पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस ऑन ओथ। सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट और वे सभी व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है। हाँ, यही कोर्ट है, इन्हीं को कोर्ट कहते हैं। लेकिन ये जो चौथा वाला है ना, ये छोटा वाला जो ये कोर्ट में नहीं आता। ये तीन तो हैं, लेकिन ये नहीं है। ये कौन है? ये आर्बिट्रेटर है, जिसको अभी अभी आप पढ़े हो। जहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है ना, वही है। लेकिन वो तो कोर्ट है ही नहीं। हाँ, वही तो बता रहा हूं आपको। ये 3 कोर्ट है, लेकिन ये चौथा वाला कोर्ट नहीं है। ठीक है, कोर्ट का मतलब समझ में आ गया? हाँ, न्यायालय शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश आते हैं, सभी मजिस्ट्रेट आते हैं, और वे सभी व्यक्ति आते हैं जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है। बस इसको छोड़कर ये नहीं आता। ये कौन है? ये आर्बिट्रेटर है। ये आर्बिट्रेटर है। हाँ, यही तो नहीं है। आर्बिट्रेटर को कोर्ट माना ही नहीं गया है। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। सर, आर्बिट्रेटर को ये माना नहीं गया, इसके बारे में थोड़ा सा गहरे से समझा। तो ये एक एक्ट बना है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट बना हुआ है। कभी समय मिलेगा तो उसको भी हम पढ़ेंगे। हमारे आपके बीच में कोई विवाद है, हमारे आपके बीच में कोई विवाद है, हम लोग चाह रहे हैं कि खुद ही बैठ करके आपस में सुलझा लें, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटें, वकीलों के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, दुनिया भी मानती है वकील दुष्ट होते हैं। चलो, हमारे आपके बीच में विवाद है, हम कोर्ट कचहरी में नहीं पढ़ना चाहते हैं, वकील के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, तो कोई नहीं, सरकार ने कानून बना रखा है। आप दोनों लोग यानी हम दोनों लोग कहीं बैठ जाएं और एक तीसरे आदमी को निर्णायक बना दे। निर्णायक, जज नहीं कहा जाता है उसको निर्णायक ही कहा। हाँ, उसी को तो आर्बिट्रेटर कहते हैं। हमारी आपकी बातों को सुनकर के वो फैसला दे देता है आर्बिट्रेटर। मतलब कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है, हम तीनों लोग कहीं भी एक जगह बैठ जाएं और वहीं पे सुनवाई शुरू कर दें, यही तो आर्बिट्रेटर है।
तो आर्बिट्रेटर के समक्ष जो प्रोसीडिंग होती है, जो कार्यवाही होती है, उसमें एविडेंस एक्ट नहीं लागू होगा। हमारे आपके बीच में विवाद है, एक व्यक्ति को मान लो हमने बलराम को बना दिया आर्बिट्रेटर। कैसा बलराम, तुम जो है बैठ जाओ, हम दोनों की समस्या को सुन करके फैसला दे दो। अब बलराम कह रहा ऐसा है कि साक्ष्य आप लेकर के आइए और प्राइमरी एविडेंस लाइएगा, सेकेंडरी मत लाइएगा। मतलब वो एविडेंस एक्ट के मुताबिक चल रहा है। नहीं, उससे पूछो तुम जज हो का, तुम कोर्ट हो? नहीं, एविडेंस एक्ट तो कह रहा है कि तुम कोर्ट नहीं हो। इसीलिए आर्बिट्रेटर के समक्ष प्रोसीडिंग पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। बहुत इजी दोनों है। के बीच में समझौता। समझौता नहीं, इसको समझौता नहीं कहते। हम दोनों सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ करके बात कर लेते हैं। वो तीसरा व्यक्ति जो आर्बिट्रेटर है वो हमारी बात को सुनता है, उसकी बात को सुनता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स को देखता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को देखता है और एक निर्णय दे देता है। इसी को पंचाट कहते हैं, अवार्ड। कभी टाइम मिलेगा जरूर इसको पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये एक्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब हम तीनों अगर एक चाय की दुकान पर बैठ जाएं, हाँ, तो वहां भी प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। चलो, तो कोर्ट में कौन कौन आते हैं, दिमाग में बिठाते हुए चलना, या ना हो तो लिखते हुए चलो। कौन कौन आते हैं? मैंने कहा ना, सभी जज आते हैं, सभी मजिस्ट्रेट आते हैं, और वे व्यक्ति भी आते हैं जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत हैं। लेकिन यही छोटा वाला नहीं आता। ये कौन है? ये आर्बिट्रेटर है, वही नहीं आता है। प्री में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है हर स्टेट में। अभी झारखंड में आपका एक एग्जाम हुआ, उसमें पूछा है। हर जगह ये पूछता है कि कोर्ट में कौन आते हैं और कौन नहीं आते। तो कौन नहीं आते 4 ऑप्शन दे देगा, बस ये चौथा वाला आपको पकड़ना है, आर्बिट्रेटर नहीं आता। चलो ठीक है, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये 10 टर्म्स हमको पढ़ने हैं। हमने अभी एक पढ़ा है, कोर्ट क्या है। दूसरा क्या है भाई? दूसरा फैक्ट है। फैक्ट, तथ्य। फैक्ट क्या है? देखो, जो फैक्ट होता है उसको समझने से पहले उसके प्रकार समझ लो। फैक्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक फिजिकल फैक्ट होता है, फिजिकल फैक्ट, और दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट, हाँ, वही तो हमको पढ़ना है। यहाँ पे वही तो पढ़ना है हमको। ध्यान से सुनना। इसी तरह से एविडेंस का भी बताया है। एविडेंस की डेफिनेशन नहीं दिया है, बस एविडेंस के प्रकार बता दिया है कि ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस क्या है बताया ही नहीं है। उसी तरह से फैक्ट क्या है ये भी नहीं बताया है, बस ये बता दिया है कि फैक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट और एक भौतिक, फिजिकल फैक्ट। ये 2 प्रकार के फैक्ट है। साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या है भाई? साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या है? पढ़ो ना, दिया हुआ है। फिजिकल फैक्ट क्या है? वो भी दिया हुआ है। फिजिकल फैक्ट क्या है? पहला पढ़ो ना, उसी में दिया हुआ है। कह रहा है कि ऐसा कोई भी वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो, परसीव्ड बाय सेंसेस। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग एंड रिलेशन ऑफ थिंग। हाँ,
कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जो इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य है। कोई चीज, चीजों की अवस्था, चीजों का संबंध जो इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो। ये पेन मेरा है, ध्यान से सुनो, ये पेन मेरा है, ये इस चीज का संबंध बता रहा है। किसका है? मेरा है ना। तो ये क्या है? ये फैक्ट है। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो भाई। ये कंडीशन ऑफ थिंग्स है, स्टेट जिसको कहते हैं, स्टेट ऑफ थिंग्स। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग एंड रिलेशन ऑफ थिंग व्हिच इज परसीव्ड बाय सेंसेस। अरे भाई, हम आंखों से देख सकते हैं जिस चीज को, कानों से सुन सकते हैं, छू करके महसूस कर सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, वो सारी चीज फैक्ट है, परसीव्ड बाय सेंसेस, जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसी को तो कहते हैं फिजिकल फैक्ट है। और जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है वो सेंसेस के द्वारा परसीव थोड़ी होता। क्या है? एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कंसेंशियस, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को है। इसी को तो कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। फैक्ट को समझना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। ये भाषा ऐसे इस्तेमाल कर दिया है कि आप थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये टफ है। टफ नहीं है, बहुत इजी है ये। हर वो चीज जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, हर वो चीज, चीजों की अवस्था, चीजों का संबंध जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या और किसी इंद्रिय के द्वारा। हमारे पास कितने सेंसेस होते हैं शरीर? कोई बताएगा मुझे? 5 सेंसेस होते हैं। तो चलो भाई, कंफर्म हो ना, 5 सेंसेस हैं? सर यही पढ़े हैं सर। नहीं, हम कहीं कहीं 6 सेंस भी सुने हैं, तब मैंने आपको कहा। तो हो सकता है भूल गए सर। कितने सेंसेस होते हैं? 5 या 6। रुखसार 5 5 ही होते हैं। सही हो, 5 ही होते हैं। वो छठी इंद्री जो है वो फिल्मों में होती है। आप रियल लाइफ में है, रियल लाइफ में नहीं है। चलो, तो उन सेंसेस के द्वारा परसीव्ड, हाँ, तो इसको कहते हैं ये भौतिक तथ्य है, फिजिकल फैक्ट। और जो मानसिक दशा है, मेंटल कंडीशन, हाँ, वो तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है। मुझे पता है कि तुम चोर हो, मुझे पता है। सर सीपीसी में चलेगा ना? नहीं, सीपीसी आज नहीं चलेगा। अगर आप लोगों को ब्रेक चाहिए, अगर बीच में, तो बता दीजिएगा। सीपीसी नहीं चलेगा सर? आज सीपीसी नहीं चलेगा, आज नहीं, कल भी नहीं चलेगा। क्यों सर? आज और कल 2 दिन हम एविडेंस एक्ट रिवाइज करेंगे सेक्शन 90 तक। कल संडे है, कल की छुट्टी का आप लोग थोड़ा इस्तेमाल करिए। चलिए सर कल क्लास होगी तो? बिल्कुल
फुल क्लास होगी? कोई डाउट है क्या आपको? नो सर, पूछ रहे थे। नहीं, पढ़ने की इच्छा अगर ना हो तो आप ना जुड़िएगा, लेकिन बाकी को तो पढ़ने दीजिए। नहीं सर, सर हम तो भी कल पढ़ेंगे। होगा। क्या कह रही हो? नहीं सर, बोल रहे कि कल कितना बजे क्लास होगा? कल की क्लास आप लोगों की इच्छा पर डिपेंड है। जितने बजे कहिएगा, जितने समय तक कहिएगा, मैं उतने समय में रिवाइज कर दूंगा। जी सर। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोगों पे हम कोई बात छोड़ देते हैं तो आप लोग उसको करते नहीं। अल्टीमेटली हमको ही जो है लीड करना पड़ता है। सर आप अपने अनुसार से क्लास का टाइमिंग रखें। चलो ठीक है। सर जल्दी खत्म मत कीजिएगा सर, जैसा 11 से जिस तरह पढ़ा रहे हैं उसी तरह पढ़ाइएगा, क्योंकि मेरा शुरुआत। मेरी आदत भी नहीं है तेज चलने की, मैं बैलगाड़ी की तरह चलता हूँ। हेलीकॉप्टर वाली मेरी स्पीड नहीं है, मैं चाह के भी नहीं चल पाऊंगा। चलो, फैक्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो नो सर। सर। फैक्ट को पढ़ लीजिएगा। अब आ जाओ फैक्ट के आगे। क्या है? रेलिवेंट। रेलिवेंट, सुसंगत, ये बहुत जरूरी है। एविडेंस एक्ट में आपको ज्यादा नहीं, ये 10 टर्म्स हैं, इनको खूब मन से तैयार कर लो, क्योंकि पूरा एविडेंस एक्ट जब आप पढ़ोगे तो ये 10 फैक्ट आपको मिलेंगे और ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर इनको नहीं समझे तो एविडेंस एक्ट कभी नहीं समझ पाओगे। डॉक्यूमेंट क्या है, रेलिवेंट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। एविडेंस क्या है, प्रूव्ड क्या है, डिसप्रूव्ड क्या है, नॉट प्रूव्ड क्या है, ये जानना जरूरी है। इस 10 में से 8 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको रट जाओ, समझाने का काम मेरा है, इनको रट जाओ। रेलिवेंट है, रेलिवेंट क्या है? रेलिवेंट भाई कोई बताएगा मुझे? ध्यान से सुनो। हम लोग चैप्टर हाँ, सर। सेकंड जब पढ़ रहे थे। बोले हाँ सर। बताओ। एक दूसरे तत्व की सुसंगत आता है जब तत्वों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से एक तत्व दूसरे तत्व से संसक्त हो। मुझे पता है तुम रट डाले हो, मुझे पता है। यस सर। चलो, ये एक फैक्ट है और ये दूसरा फैक्ट है, ध्यान से समझना। ये 2 फैक्ट है। ये फैक्ट इस फैक्ट से कनेक्टेड है, समझना। ये फैक्ट इस फैक्ट से कनेक्टेड है। ये वाला फैक्ट जो है ना, ये वाला फैक्ट भी कनेक्टेड है। ये 2 फैक्ट हैं, ये दोनों फैक्ट इस फैक्ट से कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला नहीं, केवल ये वाला जो है, ये वाला इससे कैसे कनेक्टेड है? वो उस तरह से कनेक्टेड है जैसा कि चैप्टर सेकंड में बताया गया। चैप्टर सेकंड, वो चैप्टर सेकंड क्या है? वो रेलिवेंसी के बारे में बात कर रहा है। 5 से 55 तक रेलिवेंसी के बारे में ही बताया गया। हाँ, तो उन्हीं में से किसी एक प्रकार से ये वाला इससे कनेक्टेड। रेलिवेंसी के जो प्रोविजंस दिए गए ना, उन्हीं प्रोविजंस में से किसी एक तरीके से ये वाला फैक्ट इस फैक्ट से कनेक्टेड। कनेक्टेड तो ये भी है, लेकिन ये उस प्रकार से कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड तो ये भी है, लेकिन ये तो उस प्रकार से कनेक्टेड है जैसा कि 5 से लेकर के 55 के बीच में जो बताए गए हैं, उन्हीं तरीकों में से किसी एक तरीके से ये कनेक्टेड है। हाँ, तब हम कहेंगे कि ये फैक्ट इसका रेलिवेंट फैक्ट,
रेलिवेंट फैक्ट। समझना इस चीज को, ये फैक्ट इससे कनेक्टेड है, लेकिन कैसे कनेक्टेड है? वही जो रेलिवेंसी का जो तरीका बताया गया उसी तरीकों में से किसी एक तरीके से कनेक्टेड है इससे। हाँ, तो ये फैक्ट इसका रेलिवेंट फैक्ट कहा जाएगा। ये क्या है? ये भी इससे कनेक्टेड है, लेकिन उस तरीके से कनेक्टेड नहीं। इसको कहते हैं लीगल रेलिवेंसी, लीगल रेलिवेंसी, और इसको कहते हैं लॉजिकल रेलिवेंसी, लॉजिकल रेलिवेंसी। ये लॉजिकली रेलिवेंट है, लेकिन ये तो लीगली रेलिवेंट, क्योंकि 5 से 55 के बीच में जो तरीके बताए गए हैं रेलिवेंट होने के, उसी तरीके से यह इससे कनेक्टेड है। बातें समझ में आ रही हैं आपको? यस सर। यस सर। ऐसा अब जरा पढ़ना रेलिवेंसी को। रेलिवेंट वर्ड एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों से सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य दूसरे तथ्य से संसक्त हो, संसक्त हो यानी कनेक्टेड हो। इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश वर्जन। one fact is said to be relevant to another when the one of connected with the other of any of the way referred to in the provision of this act relating to the relevancy of fact. समझ में आया? Yes, sir. क्या समझ में आया? एक तथ्य दूसरे तथ्य से संसक्त हो जो उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से यानी जितना है 5 से 55 तक उनमें से किसी भी प्रकार से हो। 5 से 55 में जो प्रकार बताए गए उस प्रकार से कनेक्टेड नहीं है, नहीं तब तो वो रेलिवेंट है ही नहीं। वो लॉजिकली तो रेलिवेंट है, तार्किक रूप से तो वो सुसंगत है, लेकिन लीगली रेलिवेंट नहीं। हमें लीगल रेलिवेंसी देखनी है, लॉजिकल नहीं। चलो ठीक है, रेलिवेंसी आपको समझ में आ गई। अब दूसरा इंपॉर्टेंट देखो, फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य। फैक्ट इन इशू देखो, हमने बताया आपको लीगल रेलिवेंसी और लॉजिकल रेलिवेंसी। हमें लॉजिकल रेलिवेंसी नहीं पढ़नी है, हमें लीगल रेलिवेंसी पढ़नी है। लॉजिकल रेलिवेंसी जो होती है ना, वो जीनस है, वह एक परिवार है। लेकिन लीगल रेलिवेंसी तो उस परिवार का सदस्य है। हमें बस उस सदस्य को ही पढ़ना है। एक पेड़ है, उसी पेड़ की एक शाखा है, वो लीगल रेलिवेंसी। मैंने आपसे कहा था ना एग्जाम्पल के तौर पे कि इस फैक्ट से ये फैक्ट कनेक्टेड है, इससे ढेर सारे फैक्ट कनेक्टेड, तो सभी रेलिवेंट होंगे क्या? नहीं, हमको वही पढ़ना है जो लॉजिकली नहीं, लीगली कनेक्टेड है। मतलब वो जो 5 से 55 के बीच में तरीका बताया गया उसी तरीके से कनेक्टेड है। हमको लीगल रेलिवेंसी पढ़नी है, लॉजिकल नहीं। इसको थोड़ा सा मैं और आपको थोड़ा सा इसको जटिल मैं करूं, कॉम्प्लिकेटेड करूं, कंफ्यूज मत होना। अभी यहां पढ़ने लायक नहीं है वो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। मैं चोरी करने के बाद अपने वकील के पास गया और कहा, वकील साहब मैं चोरी करके आ रहा हूं और मुझे बचा लीजिए आप। मैंने वकील साहब से कन्फेशन किया है।
अब वकील साहब मुझको बचाने के बजाय मेरे ही खिलाफ जा रहे हैं कोर्ट में गवाही देने के लिए, और वो जज साहब से कह रहे हैं कि साहब ये चोरी करने के बाद मेरे पास आया और मुझसे कहा कि वकील साहब मुझे बचा लीजिए। तो क्या वकील साहब की गवाही रेलिवेंट है? क्या रेलिवेंट तो है, लेकिन लीगली रेलिवेंट नहीं है। लॉजिकली तो रेलिवेंट है। हमने चोरी के बारे में उनको बताया था ना, वो लॉजिकली तो रेलिवेंट है, लेकिन वो 5 से 55 के बीच में जो तरीका बताया गया उस तरीके से कनेक्टेड वो नहीं। वो कैसे कनेक्टेड है? वो 126 में कनेक्टेड है, सेक्शन 126 इंडियन एविडेंस एक्ट में कनेक्टेड है। नहीं तो वो कनेक्शन थोड़ी माना जाएगा, वो लॉजिकली कनेक्टेड है। चोरी करने के बाद मैं अपनी पत्नी से आकर के बताया कि मैं फला व्यक्ति के यहाँ चोरी करके आया हूं। अब मेरी पत्नी ही चली गई मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए, नहीं दे सकती गवाही, वो नहीं दे सकती। क्यों भाई? रेलिवेंट तो है, हाँ रेलिवेंट है, लेकिन लॉजिकली रेलिवेंट है, लीगली नहीं। वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, नहीं दे सकते। चलो छोड़ दो उसको, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, वापस आ जाओ। रेलिवेंसी समझ में आ गई ना? जी सर। अब आ जाओ फैक्ट इन इशू पढ़ते हैं। फैक्ट इन इशू क्या है? झगड़े की जो बिंदु होती है उसी को फैक्ट इन इशू कहते हैं। साधारण भाषा में जो जो विवाद का बिंदु है उसी को विवादक तथ्य कहते हैं। विवादक तथ्य, इसको प्रिंसिपल फैक्ट भी कहते हैं, मुख्य तथ्य। मतलब अगर ये सुलझ जाए तो हमारे आपके बीच का जो मसला है वो हल हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है? कह रहा है ना कि एनी फैक्ट फ्रॉम विच एनी फैक्ट फ्रॉम विच either by itself or in connection with other facts. Any fact from which either by itself or in connection with other facts, the existence or non-existence, nature or extent of any right, liability or disability which is asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. मतलब दे रहा है ना, कह रहा है कि विवादक तथ्य से विपरीत और इसके अंतर्गत आते हैं ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसंग किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती। मतलब समझाओ ना हमको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई फैक्ट है जो किसी राइट का, लाइबिलिटी का या डिसेबिलिटी का, इन तीन को याद रखो, इन तीन का ये चार राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, इनका क्या एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, और ये क्या है नेचर, और ये क्या है एक्सटेंट, अस्तित्व, अनास्तित्व, प्रकृति या विस्तार। इन तीन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट क्या आया? मैथमेटिक आप लोगों का सही होगा, इतना बुरा नहीं होगा। अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 12। तो फैक्ट इन इशू मैक्सिमम
12 हो सकते हैं, 13 नहीं बेटा, 12। फैक्ट इन इशू मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 12। मैं कह रहा हूं कि मेरा राइट है, तो न्यायालय को यही तय करना है ना, क्या इनका राइट है या नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। और अगर है तो उस राइट का नेचर कैसा है, नेचर, और उसका नेचर अगर तय हुआ तो अब मुझे ये बताओ कि उसका एक्सटेंट कितना है। मैं कह रहा हूं, इधर देखो, मेरा जो राइट है वो यहां तक है, यहां तक है। मेरा अपोजिट पार्टी कह रहा है नहीं आपका राइट यहां तक नहीं, यहां तक, यहां तक नहीं है, यहां तक। एक्सटेंट, राइट का एक्सटेंट। हाँ तो बस मैंने यही कहा ना कि उस राइट का एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट, यही फैक्ट इन इशू है। उसी तरह से कोई लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी, मैं कह रहा हूं कि मेरी लाइबिलिटी नहीं है, तो मेरी लाइबिलिटी है या नहीं है उसका एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ही तय करना है न्यायालय को। मेरी लाइबिलिटी किस नेचर की है, किस नेचर की मेरी लाइबिलिटी है, हाँ तो उस नेचर को भी फैक्ट इन इशू कहते हैं। मेरी लाइबिलिटी कितनी है, इतनी लाइबिलिटी मेरी है या आधी है, हाँ यही तो झगड़े की जड़ है, ये न्यायालय तय करेगी। ठीक इसी तरह से डिसेबिलिटी है, निर्योग्यता है या नहीं है तो किस प्रकृति की है और कितनी है, यही न्यायालय को तय करनी है। किसी भी मामले में अधिकतम 12 फैक्ट इन इशू हो सकते हैं, 13 नहीं होगा, 12 से कम हो सकता है लेकिन 12 से अधिक नहीं हो सकता। अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का अस्तित्व, अनास्तित्व, प्रकृति या विस्तार, हाँ बस यही तय करना। हम असर्ट कर रहे हैं या हम डिनाई कर रहे हैं। भाई हम असर्ट करेंगे तो अगला व्यक्ति डिनाई करेगा, हम डिनाई करेंगे तो वो असर्ट करेगा। मेरी डिसेबिलिटी नहीं है, मेरी लाइबिलिटी नहीं है, मैं डिनाई कर रहा हूं ना। आप कहोगे नहीं सर इनकी लाइबिलिटी है, which is asserted or denied in a suit or proceeding, ये शब्द लिखा हुआ है, अंडरलाइन करते हुए चलो। मैं कह रहा हूं मेरा राइट है, अगला व्यक्ति कह रहा है नहीं आपका राइट नहीं है, असर्ट और डिनाई। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. No, sir. एलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, इन दो को खूब मन से तैयार कर दो, खूब मन से तैयार करो। और इसके बाद डॉक्यूमेंट हम बता रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट इजी है, वो समझ में आ जाएगा तुम्हें। इन दोनों को खूब मन से तैयार करो। क्यों? क्योंकि इन्हीं दो का साक्ष्य दिया जा सकता है और किसी चीज का नहीं। सेक्शन 5 जब पढ़ोगे ना तो यही कहता है कि इन्हीं दो को प्रूव कर सकते हैं, इन्हीं दो का साक्ष्य आप दे सकते हैं, इसके अलावा और किसी चीज का साक्ष्य न्यायालय आपको नहीं दे देगी, मना कर दिया। तो पहले इन दोनों को खूब मन से समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक्ट पढ़ो, मन से पढ़ो, इतना अच्छे से तैयार कर लो कि तुम्हें वहां कोई फंसा ना पाए। खूब मन से पढ़ो, जहां कोई डाउट हो हमसे पूछो, हम 24/7 अवेलेबल हैं। आप हमें डिस्टर्ब करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी एक ही रिक्वायरमेंट है कि मन से पढ़ो। व्हाट इज रेलिवेंट फैक्ट एंड व्हाट इज फैक्ट इन इशू, इसको तैयार कर लो।
जैसे ही कोई पूछे पूरा उसको डेफिनेशन बता दो, और जब वो ना समझे तो उसको समझा भी दो। इतना गट्स, इतना कॉन्फिडेंस खुद के अंदर रखो। चलो, फैक्ट इन इशू आपने समझ लिया, आपने रेलिवेंट फैक्ट आपने समझ लिया। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट पे। क्या है डॉक्यूमेंट भाई? हमने आपको बताया था कि किसी सब्सटेंस पर कोई मैटर मैंने डिस्क्राइब कर दिया या एक्सप्रेस कर दिया, कैसे किया है और क्यों किया है, ये दो प्रश्न दिमाग में रखना। किसी सब्सटेंस पर, किसी पदार्थ पर कोई मैटर, कोई विषय हमने क्या कर दिया है, अभिव्यक्त किया है या वर्णित किया है। किससे किया है, किस चीज से? या तो लेटर्स के थ्रू किया है, या तो फिगर्स के थ्रू किया है, या तो मार्क्स के थ्रू किया है। क्यों किया है? इंटेंशन टू रिकॉर्ड था। बस इतने ही आपको समझना है। अब वो जो सब्सटेंस है ना, वो सब्सटेंस डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अब वो सब्सटेंस नहीं है, अब वो डॉक्यूमेंट है। कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है। सब्सटेंस का क्या मतलब है? कोई पदार्थ है। पदार्थ का क्या मतलब है? पदार्थ कुछ भी हो सकता है। वो एक पेपर भी हो सकता है, ये पेपर। वो लकड़ी का कोई सब्सटेंस हो सकता है, वो लोहे का हो सकता है, वो और किसी चीज का हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, चमड़े का हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो भाई। बस उस सब्सटेंस पर मैंने एक मैटर को डिस्क्राइब कर दिया है या एक्सप्रेस कर दिया है, अभिव्यक्त कर दिया है या वर्णित कर दिया है। अब पूछो क्यों किए हो और किससे किए हो। किससे किए हो? हमने अक्षरों के द्वारा किया है, अंकों के द्वारा किया है, या चिन्हों के द्वारा किया है। क्यों किए हो? इंटेंशन टू रिकॉर्ड था। अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने के लिए आशयित हो। हाँ, तो बस वो सब्सटेंस अब सब्सटेंस नहीं है, अब वो डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट है। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक या अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने के लिए आशयित हो या उपयोग किया जा सके। यही है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो आप कह रही हैं, लेकिन जब पूछेंगे और नहीं बताइएगा तब हम बताएंगे आपको। ठीक है सर। डॉक्यूमेंट हो गया। एविडेंस क्या है? एविडेंस क्या है? मैं ये क्वेश्चन कल ग्रुप में लगभग सभी लोगों से पूछा, व्हाट इज एविडेंस, लेकिन एक लड़की को छोड़ करके बाकी किसी ने रिप्लाई नहीं किया। व्हाट इज एविडेंस? एविडेंस क्या है? एविडेंस की तो डेफिनेशन दी गई है। नहीं, वो डेफिनेशन नहीं है, वो डेफिनेशन नहीं है। वो एविडेंस का प्रकार बता रहा है। जैसे कि ये फैक्ट हमने पढ़ा ना, वो फैक्ट की डेफिनेशन नहीं है, वो फैक्ट का प्रकार बता रहा है। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है और एक फिजिकल फैक्ट है। उसी तरह से यहाँ पे एविडेंस की डेफिनेशन नहीं दे रहा है, एविडेंस का प्रकार बता रहा है। एविडेंस दो प्रकार के होते हैं, एक ओरल एविडेंस और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पहले एविडेंस क्या है। व्हाट इज एविडेंस? An evidence is a material or means by which the existence or non-existence of a fact is proved in a judicial proceeding.
किसी न्यायिक कार्यवाही में किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित करने का साधन या सामग्री का नाम ही एविडेंस है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत सटीक है। चलो ठीक है, एविडेंस आपने जान लिया। एविडेंस क्या है? एक साधन है, एक सामग्री है जिसके द्वारा न्यायिक कार्यवाही में हम किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं। वो अस्तित्व में है कि नहीं है, हाँ प्रूव करते हैं एविडेंस के द्वारा, जो कि एक साधन है या सामग्री है। मटेरियल और मीन्स, ठीक। अब मुझे बताओ डॉक्यूमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो बता तो रहा है कि डॉक्यूमेंट दो प्रकार के। कौन कौन से बताए ना? एक ओरल एविडेंस और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या है? ओरल एविडेंस एक स्टेटमेंट। किसने किया है वो स्टेटमेंट? एक विटनेस ने किया है। कहां किया है? न्यायालय के समक्ष किया है, न्यायालय की अनुमति से या न्यायालय के कहने पर किया है। हाँ, तो बस वही स्टेटमेंट जो विटनेस ने किया है वो ओरल एविडेंस। वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में न्यायालय अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। ठीक है, मौखिक साक्ष्य समझ में आया? ये एक स्टेटमेंट है जो किसी विटनेस ने न्यायालय में किया है, या तो न्यायालय के कहने पर या न्यायालय की परमिशन से किया। हाँ, तो उसी को तो कहते हैं ओरल एविडेंस। और इसको खटाक से कनेक्ट कर लेना 59 में। ऑल फैक्ट्स may be proved by oral evidence except these two। इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी फैक्ट इस ओरल एविडेंस से प्रूव्ड हो सकते हैं, किए जा सकते हैं, बशर्ते वो डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं। सेक्शन 60। चलो ठीक है, ओरल एविडेंस आपने समझा। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताओ ना। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? कह रहा है कोई डॉक्यूमेंट हम अगर उसको न्यायालय के समक्ष इंस्पेक्शन के लिए रख दिए हैं, प्रोड्यूस कर दिए हैं, तो वही एविडेंस वही डॉक्यूमेंट अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। हमारे पास यह एक डॉक्यूमेंट हमने, जब तक मेरे पास है तो ये डॉक्यूमेंट है, और हमने न्यायालय के सामने रख दिया। क्यों रखा है? इंस्पेक्शन के लिए रखा है, निरीक्षण कर ले जज साहब। और क्या? न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल है, हाँ, तो वही अब दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। ठीक, कोई नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दो प्रकार के होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी एविडेंस और एक सेकेंडरी एविडेंस। पहले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को समझो ना, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर पहले एविडेंस समझो क्या है। एविडेंस क्या है? एविडेंस मटेरियल है, मीन्स जिसके द्वारा न्यायिक कार्यवाही में किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जाता है। दो प्रकार के होते हैं, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है,
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस किसे कहते हैं? कनेक्ट करते हुए चलो, ये रिवीजन आपका हो रहा है। प्राइमरी एविडेंस किसे कहते हैं? वो सेक्शन 62 में बताया गया है। सेक्शन 62 में प्राइमरी एविडेंस क्या है और सेकेंडरी एविडेंस क्या है, वो 63 में बताया गया। प्राइमरी एविडेंस क्या है? प्राइमरी एविडेंस क्या है? न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं। स्वयं इस शब्द को अंडरलाइन कर दो। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। हाँ, वो प्राइमरी एविडेंस है। 62 वो प्राइमरी एविडेंस है। इसमें दो एक्सप्लेनेशन भी लगा हुआ है। पहला एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? पहला एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि जहां कोई डॉक्यूमेंट कई भागों में एग्जीक्यूट किया गया है, सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया गया है, हाँ, तो वो सारे पार्ट्स प्राइमरी एविडेंस है। और उसी एक्सप्लेनेशन का पैरा 2 कह रहा है कि जहां कोई डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट किए गए, हाँ, तो वो काउंटर पार्ट जिसने एग्जीक्यूट किया है उसके अगेंस्ट वो प्राइमरी एविडेंस है। और पैरा नहीं, एक्सप्लेनेशन सेकंड, पैरा सेकंड तो हो गया, एक्सप्लेनेशन सेकंड क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन सेकंड ये कह रहा है, कोई बताएगा मुझे क्या एक्सप्लेनेशन सेकंड? सर, बताओ। जहाँ की अनेक दस्तावेजें एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई है, जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहाँ उनमें से हर एक से सबकी अंतर वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। यूनिफॉर्म प्रोसेस में तैयार किया गया है, तो वो क्या है? वो प्राइमरी एविडेंस है। प्राइमरी एविडेंस। और सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी हमने बताया ना कि ये पांच सेकेंडरी एविडेंस, ये 5। पहला बताया तो सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी वो प्राइमरी एविडेंस है। और दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है कि ओरिजिनल से कॉपी बनाई गई है। कैसे बनाई गई है? मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई है, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई है, मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई। और ऐसा प्रोसेस है जो इस कॉपी की एक्यूरेसी को इंश्योर कर रहा है। उसकी जो एक्यूरेसी है उसको इंश्योर कर रहा है, हाँ, तो वो कॉपी सेकेंडरी एविडेंस है। और तीसरा क्या है? तीसरा कह रहा है कि ओरिजिनल से कॉपी बनाई गई है या तुलना की गई है, कंपेयर्ड किया गया है, मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विथ फ्रॉम ओरिजिनल। तो वो जो कॉपी बनाई गई है वो भी सेकेंडरी एविडेंस है। और चौथा क्या कह रहा है? चौथा वही काउंटर पार्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है जो काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट किया गया, तो जिसने एग्जीक्यूट किया है ना उसके अगेंस्ट तो वो प्राइमरी है, लेकिन जिसने एग्जीक्यूट नहीं किया है उसके लिए वो सेकेंडरी है। और पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? पांचवा ओरल अकाउंट है क्या? जरा देखना। पांचवा ओरल अकाउंट। हाँ, मैंने इस डॉक्यूमेंट को देखा है और देखने के बाद मैं इसका कोर्ट में जाकर के ओरल अकाउंट, मौखिक वृत्तांत दे रहा हूं, मौखिक वृत्तांत दे रहा हूं। तो क्या? तो जो मौखिक वृत्तांत मैं दे रहा हूं वो सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी नहीं है। चलो ठीक है, अपने सेकेंडरी पे पढ़ते। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब आइए, इंपॉर्टेंट है,
इधर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइएगा, अलर्ट हो जाइएगा। प्रूव्ड, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड क्या है भाई? मैं कह रहा हूं ये फैक्ट प्रूव्ड है, प्रूव्ड है। कैसे कहेंगे कि ये प्रूव्ड है? प्रूव्ड का क्या मतलब है? कब कहेंगे कि ये प्रूव्ड है? ये साबित हो चुका है, ये साबित है, कैसे कहेंगे आप? जब या तो जज साहब मान ले कि ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, जज साहब ही मान ले ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ तो उसी को क्या कहते हैं? प्रूव्ड। अगर वो मान रहे हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये डिसप्रूव्ड है। समझना, अगर फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है किसकी नजर में? जज साहब की नजर में। जज साहब के सामने जो मटेरियल हमने पेश किया, उस मटेरियल को देख करके उनको लग रहा है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ तो उसको प्रूव्ड मानेंगे। उनको लग रहा है कि नहीं ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो डिसप्रूव्ड है। तो भी हम उनके सामने एविडेंस दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, उसको देखने के पश्चात, देखने के उपरांत उन्हें ये लग रहा है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व में वो है, हाँ तो वो प्रूव्ड। उन्हें लग रहा है कि वो अस्तित्व में नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो प्रूव्ड नहीं है। वो क्या है? वो डिसप्रूव्ड। अच्छा, जज साहब को नहीं, अगर जज साहब की जगह पर कोई प्रूडेंट पर्सन होता, वो भी एविडेंस देख करके यही कहता कि हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हाँ तो वो प्रूडेंट पर्सन भी अगर समझता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो प्रूव्ड है। या वो प्रूडेंट पर्सन को लग रहा है मटेरियल्स को देखने के बाद, उस परिस्थिति में अगर वो प्रूडेंट पर्सन होता तो वो भी देख करके कहता कि हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है तो वो प्रूव्ड है। वो कह रहा है कि नहीं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हाँ तो वो डिसप्रूव्ड। कोई तथ्य साबित तथ्य कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के उपरांत या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझता है कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान के आधार पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। मैं कह रहा हूं बार बार कि अगर उस फैक्ट का अस्तित्व है, उस तथ्य का अस्तित्व है, जज साहब की नजर में या एक प्रूडेंट पर्सन की नजर में, जज साहब की जगह पर कोई प्रूडेंट पर्सन होता तो वो भी कहता कि हाँ इस फैक्ट का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। तो अस्तित्व है तो मतलब वो प्रूव्ड है, प्रूव्ड। अगर उन्हें लगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है और उन्हें लगा कि नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो डिसप्रूव्ड है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। जरा एक बार पढ़ो, प्रूव्ड डिसप्रूव्ड दोनों को पढ़ो। Proved. A fact is said to be the proved when, after considering two matters before it, the court either believes it is accepted to consider its extent so probable that a prudent means out under the circumstance of the particular case to upon the supporting that is extent. समझे? बेटा तुम पढ़े हो, हम ही नहीं समझ पाए। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे सर पढ़ने का। आप ही बताए थे कि गलत सही, लेकिन पढ़ने का प्रैक्टिस करना चाहिए।
देखो, हम तुमको अगर कहते हैं तो प्यार से कहते हैं, तुम डिमोरलाइज्ड मत होना। नहीं सर, सही बात है सर। और वैसे भी शिक्षक और डॉक्टर से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, पूरा सही पाना चाहिए, ये गलत बताना चाहिए। नहीं बेटा, गलत बोल रहे हो यहाँ पे। शिक्षक और वकील, इन दो लोगों से कोई बात नहीं छिपानी शिक्षक, चाहिए, वकील और डॉक्टर तीनों सर। छिपा लेनी चाहिए। शिक्षक से सारी बातें नहीं बता। कोई आज अपने तथ्य पॉइंट। साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समझ के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम कि उस विशेष मामले के परिस्थितियों को प्रज्ञान व्यक्ति इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उसका तथ्य का अस्तित्व है। मैंने आपसे क्या कहा कि जज साहब को अगर लगा, मैटर को देखने के बाद उन्हें लगा कि ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा, तो वो प्रूव्ड है। और अगर उन्हें लग रहा है कि ये मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डिसप्रूव्ड है। जज साहब को हटा दो, उनकी जगह पर एक प्रूडेंट पर्सन, वो उन सारे मटेरियल्स को देखने के पश्चात उसको ये लग रहा है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ तो प्रूव्ड है। उसे लग रहा है कि ये मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अस्तित्व में नहीं है, हाँ तो वो डिसप्रूव्ड है। तो ये मुझे बताओ, नॉट प्रूव्ड क्या है? नॉट प्रूव्ड क्या है? अरे भाई, जो ना प्रूव हुआ हो ना डिसप्रूव्ड हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं? नॉट प्रूव्ड। बहुत इजी है। जो ना तो प्रूव्ड हो और ना ही डिसप्रूव्ड हो, उसी को कहते हैं नॉट प्रूव्ड। जो ना तो साबित हुआ हो और ना ही ना साबित हुआ हो, उसी को साबित नहीं हुआ कहा जाता है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। एविडेंस एक्ट को बिना मतलब का लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है। एविडेंस कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ उसे। कितना आसान भाषा में, क्या क्या आसान बात कही जाए कि अगर ये जज साहब को लग रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रूव्ड है, उन्हें लग रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो डिसप्रूव्ड है। बस सर जेम्स स्टीफन ने ऐसा थोड़ा सा, मतलब उनका लैंग्वेज ऐसा है कि आपको लगता है पढ़ने के बाद यार बहुत कोई बड़ी बात कह दिया इन्होंने। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं कहा, वो इंडियन लैंग्वेज में नहीं है, उन्होंने ब्रिटिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, नहीं कॉम्प्लिकेटेड वो है नहीं। चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। लास्ट 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 क्या है भाई? लास्ट है इंडिया। जरा पढ़ना, इंडिया का क्या मतलब है? इंडिया का क्या मतलब? भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। भारत अभी इंक्लूडिंग हो गया सर, संपूर्ण भारत जम्मू होगा सर। कश्मीर। को अपडेट कर दो। भारत का मतलब, भारत का मतलब, भारत का मतलब इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आपने 10 टर्म्स आपने पढ़ लिया। न्यायालय, तथ्य, सुसंगत, विवादक, दस्तावेज, साक्ष्य, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और इंडिया। आपने 10 पढ़ लिया। 10 को खूब अच्छे से तैयार करो। जहां कोई डाउट हो हमसे पूछो। चलो, अब 9 टर्म्स और हैं। ये 9 शब्द और हैं जिन्हें आईटी एक्ट के द्वारा 2000 में इंसर्ट किया गया था, अमेंडमेंट करके डाल दिया गया था।
उन 9 टर्म्स को आप केवल समझ लो, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं, उनके नाम केवल याद कर लो, नाम केवल याद कर लो। आपके बैरक में दिया हुआ है, आपके बैरक में दिया हुआ है, क्या है वो 9 टर्म्स? देखते हुए चलो, अंडरलाइन करते हुए, या तो लिख लो, या तो लिख लो। चलिए, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, आज की क्लास यहीं पे। अगर आप लोगों की पढ़ने की इच्छा होगी तो शाम को हम लोग फिर मिलेंगे। जैसा होगा हमको मैसेज आप लोग कर दीजिएगा। शाम को कितना 6 बजे कर दिया जाए सर? आप लोग अपने हिसाब से तय कर लो, मुझसे मत पूछो। ओके ठीक सर, है, शाम को 6 बजे करना, 5 बजे क्या दिक्कत? 5 बजे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कुछ भी दिक्कत नहीं सर। सर 6 बजे रहने दीजिए सर, कोर्ट में आने से देर हो जाएगी। 6 बजे फिर मिलते हैं, अगर नेटवर्क सही रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद जो है देखा जाएगा, लेकिन कल की क्लास चलेगी। ओके सर।